वेलकम टू एजुकेशन अड्डा 2.0। हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज संख्या 4 को। यह टेस्ट सीरीज जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमिक बुक से चला रहा हूँ। तो साथियों, आशा करता हूँ आने वाले एग्जाम में इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एजुकेशन अड्डा 2.0 को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए, आज का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कोशिका झिल्ली का तरल कीमेर नमूना उन्नत नमूना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन आपके दिख रहा होगा कि बॉवेरी है, सिंगर, निकोलस, पुरकुंजे, स्लाइडन और स्वान। जो भी आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगर व निकोलसन। यही जो है कोशिका झिल्ली का तरल कीमेर नमूना प्रतिपादित किया था सिंगर और निकोलसन। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में पाए जाने वाला अवशेषी अंग नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है। तो किडनी जो है अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, किडनी दिया है, ये अवशेषी अंग नहीं है। कर्णपल्लव, त्वचा के बाल और अपेंडिक्स ये सारे जो है अवशेषी अंग है, लेकिन किडनी जो है अवशेषी अंग नहीं है। बात कर रहा हूँ मनुष्य में लगभग जो है 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं, 100। ठीक है, जैसे कर्णपल्लव हो गया, त्वचा के बाल, अपेंडिक्स, ये आपको उदाहरण में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाने वाला कवक है। तो डबल रोटी में प्रयोग किया जाने वाला कवक होता है सैक्रोमाइसेज। सैक्रोमाइसेज विकल्प बी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया कहाँ होगी। तो अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होता है। तो याद रखिएगा, योनि के द्वारा ही शुक्राणु अंडवाहिनी तक पहुंचता है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनानास का खाने योग्य भाग है। अनानास का कौन सा भाग खाया जाता है। तो या कमेंट में लिखिए। तो परिदल पुंज जो है अनानास का खाने योग्य भाग होता है, परिदल पुंज। नेक्स्ट, निम्न में से किसे मेडन हेड ट्री भी कहते हैं। मेडन हेड ट्री किसको कहते हैं। तो जिंगो बाइलोबा को कहा जाता है। ठीक है, मेडन हेड ट्री जो है जिंगो बाइलोबा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। बोने पौधे को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पौधा बोना है, उसको लंबा करना है तो क्या किया जाता है। तो उसको जो है साइटोकाइनिन की मदद से हम लोग उसको लंबा कर सकते हैं। तो विकल्प बी में दिया है साइटोकाइनिन, यही हमारा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। CD4 काउंट परीक्षण किया जाता है। CD4 जो है काउंट परीक्षण जो है रोगी की प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए हम लोग CD4 काउंट परीक्षण करते हैं। ठीक है, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता क्या है उसकी पता लगाने के लिए हम लोग CD4 काउंट का परीक्षण करते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके कारण अस्थि कैंसर होता है। अस्थि कैंसर किसके कारण होगा, यानी कि हड्डी में कैंसर जो होता है, तो ये होता है अस्टॉन्सियम 19 के कारण जो है अस्थि कैंसर होता है। अस्टॉन्सियम 90 के कारण ही जो है अस्थि कैंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। और अस्टॉन्सियम 19 क्या है, रेडियो सक्रिय तत्व है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं, कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है, परीक्षा में पूछ लेता है। तो कैडमियम के कारण जो है ना इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है, इटाई। याद रखिएगा, कैडमियम के कारण। ये विकल्प ए में दिया ना कैडमियम, इसके कारण कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा इटाई। आगे बढ़ते हैं। अगला, किसने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देगी, किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। यह कथन जो है अलवर्दी खां का है। अलवर्दी खां ही कहा था कि जो है यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी, इसलिए कि यदि उन्हें नहीं छेड़ा जाए ना तो शहद देगी, और किंतु छेड़ दिए ना तो काट काट कर मार डालेगी। यह कहा था अलवर्दी खां, विकल्प ए में दिया है साथियों, यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस गुरु की चेचक के कारण मृत्यु हुई थी। चेचक के कारण किस गुरु की मृत्यु हुआ था। तो वह गुरु था गुरु हरकिशन, और सिखों के 8वें गुरु थे। कमा गुरु था 8वां गुरु हरिकिशन, और इन्हीं की मृत्यु जो है चेचक के कारण हो गई थी।
इन्होंने क्या किया था, दिल्ली मंगोल दरबार में जाकर औरंगजेब को गुरु पद के बारे में भी समझाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और गुरु हरकिशन को ही चेचक के कारण मृत्यु हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए होगा। आगे बढ़ते हैं। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया गया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था बांग्ला भाषा में और 1821 में, है ना। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन बांग्ला भाषा में किया था, ठीक है, 1821 में। अगला देखिए, क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन किसने किया था, वह किया था सोमेंद्र नाथ टैगोर। कौन किया था, सोमेंद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर किया गया था। देखिए, HSR का गठन अगर बात करें, हिंदुस्तान शॉर्ट में कहते हैं इसको HSRA, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, ठीक है। इसकी अगर बात करें हम लोग तो इसका गठन 1928 में हो गया था। कब हो गया था, 1928 में इसकी गठन हो गई थी। कहाँ हुआ था, दिल्ली में स्थित फिरोजा शाह कोटला मैदान में किया गया था। दिल्ली में ही है फिरोजा शाह कोटला मैदान, और यही मैदान में जो है सो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और यही पूछ रहा था आपको कहाँ पर हुआ, कहाँ पर किया गया, तो दिल्ली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का। और इसके सदस्य में देखा जाए भगत सिंह थे, रामप्रसाद बिस्मिल्ला खां थे, सचिंद्रनाथ सन्याल थे, योगेश चंद्र चटर्जी थे, और ये लोग शामिल थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेरिस की संधि कब हुई। पेरिस की संधि कब हुई बताइए। तो पेरिस की संधि की बात किया जाए तो 30 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था और अमेरिका बस्तियों ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गई थी। तो यह डेट था, डेट भी याद रखिएगा आप, 3 सितंबर था 1783 पेरिस की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम यानी कि खेल का मैदान मिला है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम बताइए कहाँ मिला है। विकल्प आपके सामने है और बताना है। तो धोलावीरा से जो है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम मिला है। चलिए डिटेल में कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। तो धोलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का मैदान मिला है, ये तो आप भली भांति जान गए हैं। धोलावीरा जो है ना गुजरात राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए कि धोलावीरा कहाँ है तो गुजरात में है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह एकमात्र हड़प्पा कालीन नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के शासकों में पहला शासक जिसने चांदी के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्का किसने चलाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ही चांदी का सिक्का चलाया गया था सबसे पहले। यही पहला शासक था जो चांदी का सिक्का चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक थे। सुहारवर्दी सिलसिले के संस्थापक की बात किया जाए तो शेख शिहाबुद्दीन था, शेख शिहाबुद्दीन। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। तो शिवाजी के प्रशासन में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था सर ए नौबत। सर ए नौबत विकल्प डी में दिया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था। सैन्य क्यों कहा जाता था, क्योंकि अस्थाई सेना बना रखी थी, इसलिए उसको सैन्य कहा जाता था। तो विकल्प ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था। तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था योगेंद्र शुक्ल पर। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रीजनिंग के प्रश्न है। दी गई 4 आकृति आपको में से जो है ना सही प्रतिबिंब बताना है इसका, जिसका दर्पण को MN की स्थिति पर रखा गया है। इसका बताना है कौन सा सही जवाब होगा, बताइए। अगर बात किया जाए ना दर्पण प्रतिबिंब MN पर रखा गया तो विकल्प सी में जो है ना
ये इस टाइप का है, ये उलट जाएगा। ठीक है, तो विकल्प सी में दिया है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। चलिए 1912 की चर्चा कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कैसे हुआ 1912। ठीक है, देखिए 16 और 8 को जोड़ दीजिए तो 24 होगा। 24 को 19 से गुना करके 24 को जो है आप 19 से गुना करिए। 24 इंटू आप कर लीजिए 19, और इसका डबल करना है, वो बात बताएंगे। 19 चौका होता है 76 के 6 हाथ बाकी 7, और 19 दूना 38, 38 से 7 45, 38 7 45, और इसका आप डबल कर लीजिए। डबल करिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 4 दूना 8, 1 9, यानी कि 912 आ रहा है ना। तो बीच वाला क्या किया है, इधर वाले को जो है सो जोड़ के डबल किया है, इधर वाले को जोड़ के डबल। तो 12 छः 72, 72 का डबल किया जाए तो 144 होता है ना। चलिए उसी तरीक़ा से हम करते हैं। तो 12 छः 72 इंटू 24 कर लीजिए, 72 और 12 छः 18, 12 छः 18, तो 18 दूना 36, 3 18 7 126, 126 3 129। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 72, सॉरी 12 छः 18 को 24 से करना था ना, मिस्टेक हो गया, माफ़ कीजिएगा। 12 छः 18, 18 चौका 72, हाथ बाकी 7, 18 दूना 36, 7 36 और 7 बताइए कितना होता है, 36 4 40, 3 43। इसका आपको डबल करना है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 864 देखिए विकल्प में कहीं है, तो विकल्प डी में 864 है। यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है उस विकल्प को चुनिए जो दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। बताइए, ABDG है, CDFI है, EFHK है, तो क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। देखिएगा, ए में अगर हम सी लाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, बी में 2, डी में 2 और जी में 2। इसी प्रकार ई में 2 जोड़ेंगे तो जी मिलेगा। क्या मिलेगा, जी मिलेगा। एफ में 2 जोड़ेंगे तो जी एच मिलेगा 8 पे। उसके बाद एच में अगर 2 जोड़ते हैं तो 10 यानी कि जे मिलता है। के में 2 जोड़ते हैं तो एम मिलता है। जे एच जे एम विकल्प ए में है, यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रीजनिंग से ही है, उस आकृति को चुनना है जो दी गई प्रश्न आकृति के श्रृंखला को पूरी करेगी। चलिए आप भी बताइए क्या होगा। तो डी में दिया है ना, यही इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है इंग्लिश से प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स है यू आर नॉट श्योर। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा बताइए। तो क्या होगा, यू आर नॉट श्योर निगेटिव है ना जी, निगेटिव क्वेश्चन टैग था तो उसका पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव क्या बनेगा, आर यू। क्या होगा, आर यू। देख लीजिए विकल्प में कौन सा है, आर यू, वही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड हिंस द सेंटेंस गिवन बिलो। ही वॉज ऑन द मेडल फॉर द 12th टाइम। है ना, ये देखना है कि आपको ये बोल्ड वर्ड दिया है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग है या नहीं है। इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा ये आपको बताना है। 12वीं बार पदक जीता, है ना, उन्होंने कितनी बार पदक जीता था, 12वीं बार। तो क्या हो जाएगा, सही है ये, क्या नहीं है। तो क्या होगा इसका सही स्पेलिंग, TWELFTH, 12th। तो विकल्प ए में दिया है 12th, यही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए,
सेलेक्ट करिए। अच्छा, मिनीचर दिया है, ये गलत है। ठीक है, मिनीचर कैसे इसका होता, तो देखिए मिनीचर कैसे लिखते हैं, MIN, यहाँ तक कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। NIA छूटा हुआ है, ठीक है, और TURE, मिनीचर ऐसे लिखा जाता है, मिनीचर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है चूज द एंटोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। डेबिट, डेबिट का जो है सो एंटोनेम आपको चूज करना है, तो असेस्ट हो जाएगा। क्या होता है, डेबिट मतलब कर्ज होता है, डेबिट मतलब कर्ज, और असेस्ट मतलब होता है पूंजी या संपत्ति। ठीक है, असेस्ट मतलब पूंजी या संपत्ति, विकल्प ये हमारा सही होगा, डेबिट मतलब कर्ज। नेक्स्ट, करेक्ट समवन अप मीन्स, करेक्ट समवन अप मीन्स क्या होगा, तो इसका क्या मतलब होता है, टू मेक समवन लाफ, टू मेक समवन लाफ, तो विकल्प ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, तो ये इसका हो जाएगा इमिग्रांट, जो दूसरे देश में सेटल है उसको कहा जाता है इमिग्रांट। क्या कहा जाता है, इमिग्रांट। वह जो दूसरे देश जाकर निवास करता है अप्रवासी कहलाता है, अप्रवासी को ही हम लोग इमिग्रांट कहते हैं, इमिग्रांट कहते हैं, इमिग्रांट। नेक्स्ट अगला देखिए, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक सुफोकेट ए नाउन, इसको बताना है क्या होगा, इसको नाउन बनाना है सुफोकेट को, ये सुफिक्सन हो जाएगा, TION जोड़ देंगे। अरे देखिए, देयर इज डैश मिल्क इन द कप, देयर इज, तो सम का प्रयोग होगा क्योंकि कप में थोड़ा दूध है ना, थोड़ा दूध की बात किया जा रहा है ना, इसलिए सम का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, सम का। ठीक है, तो देयर इज सम मिल्क इन द कप, है ना, कप में थोड़ा दूध है। अगला प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, वह क्या था, 13 दिसंबर 1946 को, विकल्प सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाद में प्रस्तावना के विषय में यह कहा गया कि यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, यह कहा गया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज मामले 1967 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राजनिधि से पोषित कंपनियों को आदेश है कि पूर्णतः राजनिधि से पोषित जनता के लिए कुओं, तालाबों, सार्वजनिक समागम आदि स्थानों पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 15 के ख में, यानी कि 15 के द में बताया गया है। नेक्स्ट, मादक पेयों और हानिकारक नशीलों पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। अभी देख रहे हैं ना, बिहार में शराब बंद है, तब बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत, वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 के तहत ही मादक पेयों और हानिकारक जो नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास जो है हम लोग अनुच्छेद 47 के तहत करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है। केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे का प्रावधान किसके द्वारा किया जाता है। यह किया जाता है वित्त आयोग के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, किस वर्ष भारतीय वन सेवा IFS को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया। वह वर्ष था 1966। 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा बनाया गया था। संविधान का अनुच्छेद 312 संसद को राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर नई जो है अखिल भारतीय सेवा के गठन का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान समय की बात किया जाए 3 अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IS
और भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS, है ना, वर्तमान में 3 है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध में किए गए हैं? यह किया गया है भाग 10 में, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 243 घ में पंचायतों में आरक्षण से संबंधित निम्न में से कौन सा प्रावधान गलत है? गलत प्रावधान को बताना है। पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है, ये सही है, ये गलत नहीं है, तो विकल्प ए सही है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा विकल्प पढ़ते हैं। दूसरा विकल्प कह रहा है पिछड़े वर्गों के आरक्षण का फैसला संसद के स्वविभोग पर है, ये गलत है, यही तो गलत है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1 या 3 स्थान आरक्षित है, ये सही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित, ये भी सही है। विकल्प भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? देखिए, प्रायोगिक स्तर पर ईवीएम का प्रयोग पहली बार 1998 में 16 विधानसभा सीटों हेतु किया गया था। राजस्थान में 5 था, मध्य प्रदेश में 5 और दिल्ली में 6 के लिए किया गया था, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 1998 16 सीटों के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं। शिक्षा के अधिकार के तहत कितने वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 21 क के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और इसमें मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए 86वें संविधान संशोधन 2002 पारित किया गया था, और इस अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, तो विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों को रूप में चलता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं हम लोग फोटोन। क्या कहते हैं? फोटोन। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब 2 भिन्न भिन्न धातुओं को तारों के सिरों जब 2 भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ को संधियां को अलग अलग तापों पर रखते हैं, तो परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे ताप विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रभाव को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। इस प्रभाव को हम लोग सीवेक प्रभाव कहेंगे। सीवेक प्रभाव, सीवेक प्रभाव विकल्प सी में है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देता है, क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी का कक्ष तल चंद्रमा के कक्ष तल के साथ 5 डिग्री का कोण बनाती है, तो विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्षारीय संचायक सेल में होता है, क्षारीय संचायक सेल में क्या होता है वो आपको बताना है। तो जान लीजिए, क्षारीय संचायक सेल में कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल रहता है, ठीक है। तो विकल्प ए में दिया है, कांच के बर्तन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का गाढ़ा घोल, यही जो है क्षारीय संचायक सेल में होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, विद्युत घंटी, डायनोमो आदि के अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, कैसे बनाया जाएगा? तो वह जो है नर्म लोहे से बनाया जाएगा, ठीक है। विद्युत घंटी, डायनमो आदि के स्थायी चुंबक हम लोग बनाएंगे नर्म लोहे से। अगला देखिए, अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होगा। रासायनिक गुण जो है समान एवं भौतिक गुण जो है भिन्न होता है, यही जो है अपरूप के संदर्भ में सत्य कथन है, तो विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1904 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, तो देखिए वर्ष 1904 में चेवरलिन तथा मोल्टेन ने ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत किया था, तो विकल्प देख लीजिए, चेवरलिन तथा मोल्टेन विकल्प बी में दिया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं।
एलबुर्ज व जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार है। देखिए, एलब्रुज और जैग्रोस पर्वतों के बीच स्थित अंतः पर्वतीय पठार ईरान का पठार अवस्थित है। ईरान का पठार, तो विकल्प सी में दिया है ईरान का पठार, यही हमारा सत्य होगा। अरब का पठार मध्य एशिया में है और कान का पठार अलास्का में है। ब्राजील का पठार की बात करें, उत्तर पूर्व में कैप रॉक से लेकर दक्षिण में रिया ग्रैंडी डी सेल तक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत है ब्राजील का पठार। आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित किया गया था? देखिए, 1776 में प्रकाशित किया गया था। एडम स्मिथ की किताब थी द वेल्थ ऑफ नेशन, है ना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है इनको। तो 1776 विकल्प ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, पहली बार राज अर्थव्यवस्था सिद्धांत किसने दिया था? राज अर्थव्यवस्था का सिद्धांत जो है जर्मन दार्शनिक था कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स ही ने दिया था इसको, ठीक है, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। नेक्स्ट, अगला देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो है साइमन कुजनेटस को माना जाता है। साइमन कुजनेटस को ही माना जाता है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे? बताइए। यह किया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने की स्थापना किया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, मेरा प्रश्न है, दुर्गापुर किसके सहयोग से चल रहा है और भिलाई, राउरकेला? दुर्गापुर ब्रिटेन, इसको याद रखिएगा। दुर्गापुर दुर्बी, तुर्बी, भिलाई भीरू, ठीक है, राउरकेला राज। दुर्बी मतलब ब्री मतलब ब्रिटेन के सहयोग से चलता है, रू मतलब रूस के या सोवियत संघ होगा, और जो माने जर्मनी। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से चलता है। और आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा था किस पंचवर्षीय योजना में इसकी जो है स्थापना हुआ था, तो वह दूसरी पंचवर्षीय योजना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये बताइए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था, 7वीं पंचवर्षीय योजना। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूल्यवर्धित कर वैट सबसे अंत में किस राज्य में लागू किया गया था? वैट, ये आपको बताना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में वैट का सबसे अंत में लागू किया गया था, और सबसे पहले की बात किया जाए तो हरियाणा में लागू किया गया था, सबसे अंत में उत्तर प्रदेश, ठीक है। हरियाणा में पहले लागू किया गया था और उत्तर प्रदेश में अंत में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप। जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो देखिए, जीएसटी परिषद संरचना के गणपूर्ति कोरम कुल सदस्यों का 50% होना है, ठीक है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, तो 50% हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, हेरोल्ड डोमर मॉडल। विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैथ का प्रश्न है, मैथ का अलग जो है जो वीडियो बना के आपको डाल ही देता हूँ। चलिए इसमें आपको आंसर बता देता हूँ। कहता है ए और बी ने क्रमशः 441 अंक और 558 अंक प्राप्त किया। यदि बी को 62% अंक मिले तो ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत आपको बताना है, कितना परसेंट मिला है। अच्छा, थोड़ा हिंट दे ही देता हूँ, वैसे टाइम देखिए लगता है। ए को दिया है 441, ठीक है, और बी दिया है बी को 558, ठीक है। अब बी का प्रतिशत बताया है 62%, है ना, तो 62% बताया है बी का, तो बी को इतना मिला है, यह 62% है। 558 बटा 62, ठीक है, इतना बराबर, इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 62 नमा होता है 558, 9 बार में 1% की वैल्यू,
ये 62% बराबर था, ये 62% बराबर ये है। तो 1% की वैल्यू 9 आ गया, 100% की बात करें तो 900 होगा। ठीक है, टोटल तो 900 है। अब पूछ रहा है आपसे, ये तो टोटल 900 हो गया। ठीक है, तो एक अब प्रतिशत पूछ रहा है, 900 टोटल है, कितना है टोटल 900, उसमें लाया है ये 441, इंटू आप कर दीजिए 100, डबल जीरो से कैंसिल, 9 चौका 36 और हो जाएगा 36 4 40 8 1 9 नमा 81, यानी कि 49% हो जाएगा, एक के द्वारा प्राप्त प्रतिशत होगा 49। ठीक है, अगला देखिए, अगला है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 5 8 12 से भाग देने पर शेष 2 बचता है। देखिए 3 5 8 12 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम जब निकालिएगा 3 5 8 12 का, तो ये आएगा, लॉस की बात किया जाए तो ये आएगा 120, 120 आपको एलसीएम आएगा। ठीक है, आप कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है, 5 अंक कौन है, 5 अंक की और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें इतना से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। चलिए, 5 अंक की बड़ी संख्या 5 को 9 होता है ना जी। ठीक है, इसको आप 120 से भाग दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा शेषफल, शेषफल जब इसको भाग दीजिएगा ना 120 से, तो लगभग शेषफल 39 आएगा। 39 को इतना में से घटा लीजिएगा और उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, वही हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो विकल्प डी आएगा। ठीक है, जब आप 99,999 में आप जो है 39 घटाइएगा तो आपको हो जाएगा 99,960, उसमें जो 2 जोड़ दीजिएगा तो 99,962 हो जाएगा। तो विकल्प डी में दिया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर जो है निवेश किए गए धन की राशि 8 वर्षों में 2800 रुपया और 10 वर्षों में 3388 रुपया हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर आपको बताना है कितना है। 10 वर्ष में इतना है, 8 वर्ष में इतना है। ठीक है, अगर देखा जाए डिफरेंट ना, 2 वर्षों का डिफरेंट की बात किया जाए तो 3388 और 2800, 28 5 33, 588 का डिफरेंस आ रहा है। 2 वर्ष में देखा जाए, 2 वर्ष में 588 का। 1 वर्ष में बात करें तो 1 वर्ष में हो जाएगा इसकी आधा 4, 588, इसकी आधा, इसको 2 से भाग दे दीजिए तो 2 दूना 4, 2 नमा 18, 294 इसकी आधा हो जाएगा। और आपको बताना क्या है, तो बताना है ब्याज की वार्षिक दर, यही ना। तो ब्याज की वार्षिक दर बता लेते हैं। तो 294 बट्टा आप 2800 कर लीजिए, 294 बट्टा 2800 इंटू 100% में कैंसिल, इसको जब आप भाग दीजिएगा 28 दही 280, यानी कि 10.5% होगा ब्याज की दर। 10.5% विकल्प डी में दिया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 0,2 और 4 द्वारा बनी विषम और लघुत्तम 3 अंक के संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत आपको बताना है 0 2 4 द्वारा। तो बड़ी संख्या अगर 0 2 4 द्वारा बनाएंगे 420 होगा। ठीक है, और छोटी संख्या 24 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है दोनों का जो है सो औसत बताना है। औसत मतलब जोड़ दीजिए, तो 400 क्या हो जाएगा 44, 444। ठीक है, 444 को 2 से भाग दे दीजिए तो 222 आ जाएगा। 222 देख लीजिए, विकल्प बी में दिया है, यही प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अनुपात दिया है, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है।
तो विक्रयमूल एक वस्तु के विक्रयमूल तथा क्रयमूल, विक्रयमूल की बात किया जाए, विक्रयमूल की बात किया जाए SP CP डिनोट कर लेते हैं। SP 7 है और CP 5 है, तो आपको दिख रहा है ना 2 का लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ ना 2 का लाभ। अच्छा 2 का लाभ हुआ है, 2/5% में अगर देखा जाए ना तो 5 20 से 100, 20 दूना 40% होगा। ठीक है, 20 दूना 40%। आगे बढ़ते हैं। यदि विनय 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो वह 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विनय की गति ज्ञात करना है आपको, विनय की गति आपको ज्ञात करना है। तो बताइए क्या होगा विनय की गति? 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, सरलीकृत करना है, बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न है। सरलीकृत जब आप करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा? 4। कैसे आपको कहीं भी देता हूँ, देखिए प्लस में 2 है, 8 3 11, 11 में से 6 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 5। अब 4 में से -5 को दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 15 1 16 और 20 में 16 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर होता है? किसी संख्या का 8वां हिस्सा, चलिए 8वां हिस्सा कहने का मतलब हो गया 12.5%। 12 8 96 और 5 8 40। ठीक है, तो 12.5% होगा। कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार, यही ना प्रश्न है जी, 69 के बाद 70 नंबर। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है। तो लक्षद्वीप 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश था। तो लक्षद्वीप देख लीजिए कहाँ है, उसको टिक आउट कर दीजिए, विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। वर्तमान में सूती वस्त्र उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। देखिए वर्तमान में विश्व में चीन का जो है ना सूती वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का कौन सा स्थान है सूती वस्त्र उत्पादन में, बताइए। तो हो गया चीन का। नेक्स्ट, देहरादून और हरिद्वार स्थित है, देहरादून और हरिद्वार स्थित है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में देहरादून हरिद्वार स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान भारत में अगर बात किया जाए तो बीकानेर राजस्थान का हो जाएगा, बीकानेर, विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, औसत मिलान का चयन करें। भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है और राज्य दिया है, भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है और राज्य दिया है, इसका मिलान करना है और इसमें आपको बताना है औसत मिलान का चयन करना है। तो देख रहे हैं तपोवन भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र बिहार में नहीं है बल्कि उत्तराखंड में है, यहाँ दिया है बिहार में। ठीक है, यही गलत हो जाता। तपोवन, तपोवन कहाँ है जी? बिहार में ना है, कहाँ है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। तातापानी छत्तीसगढ़ सही है, तप्त पानी ओडिशा ये भी सही है, अनहोनी मध्य प्रदेश, तपोवन उत्तराखंड, यहाँ बिहार दिया था इसलिए गलत था। आगे बढ़ते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। कौन सा? इंद्रावती नदी पर। आगे बढ़ते हैं, कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है? कैमूर का पठार की बात करें 1784 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह बिहार के कैमूर और रोहतास जिलों में फैला हुआ है, बिहार में कैमूर और रोहतास में फैला है 1784 वर्ग किलोमीटर में। आगे बढ़ते हैं, बिहार की कौन सी नदी कर्नाली और शिखा के नाम से जाना जाता है? कर्नाली और शिखा के नाम से बताइए। तो घाघरा नदी को ही कर्नाली और शिखा के व गोगरा के नाम से भी जाना जाता है ना? तो कौन सा होगा सही आंसर बताइए इसमें? घाघरा ना? चलिए ठीक। मैं नीर भरी दुख की बदली काव्य पंक्ति किस कवयित्री की है? मैं नीर भरी दुख की बदली
काव्य पंक्ति किस कवित्री की है? हिंदी से प्रश्न है, बताइए क्या होगा। ये महादेवी वर्मा की जो है पंक्ति है, मैं नीर भरी दुख की बदली। ये पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। अगला देखिए, किसे नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता है? किसे नई कविता का कवि कहा जा सकता है? नागार्जुन को जो है ना नई कविता का कवि नहीं कह सकते हैं। तो देख लीजिए, नागार्जुन विकल्प सी में दिया है, यही इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? उसकी माता जी बीमार है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप ये हमको बताइए कि जो है सर्वनाम के कुल कितने भेद होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आप यह काम सीख लूंगा, वाक्य में निजवाचक सर्वनाम बताइए है। इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन है? निजवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा अपने आप जो है ना, आप जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अरे देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सकर्मक क्रिया अगर उदाहरण दे तो राम आम खाता है, सकर्मक हो गया। सीता बाजार जा रही है, सकर्मक हो गया। और अक्रमक क्रिया की बात करें, रोहित रोता है, पंकज हंसता है, ये सब अकर्मक हो गया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। आपसे इतना ही पूछा जा रहा था, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकाकित है। सदा एक सा रहना, देखिए सदा एक सा रहना भावार्थ के लिए उपयुक्त लोकोकित जो है ना, ढाक के 3 पात होते हैं। ढाक के 3 पात होते हैं, सदा एक सा रहना। नेक्स्ट, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अशुद्धि आपको बताना है। देखिए, कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। इस वाक्य में देखें ना, वर्तनी संबंधित त्रुटि है। रचयिता का प्रयोग गलत है, रचयिता होता है, यहाँ रचयिता दिया है, रचयिता दिया है। देख लीजिए, यही वर्तनी संबंधी गलती है, रचयिता होता है, ठीक है। कामयानी की रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, रचयिता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा वर्तनी संबंधी, इसमें त्रुटि है। आगे, कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगा? तो माल। माल जो है एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, बात समझ रहे हैं। अगला देखिए, रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के अनुसार औसत कथन बताना है आपको। औसत कथन बताइए, पढ़िए और बताइए। तो बी मेरे आंसर गलत हो जाएगा। परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, ये गलत है। परमाणु के अंदर का अधिकांश भाग भरा होता है, यही गलत है। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्धवायु के संबंध में सत्य बताना है। कौन सा सत्य होगा ये बताइए आप। यह हमेशा एक समान रहता है, ये भी सही है। यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। अर्ध आयु निकालना है तो ये फार्मूला है, ये सही, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम की बात किया जाए तो वह फैराडे दिया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम फैराडे द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ की बात करें तो फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन। नेक्स्ट, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में किस धातु का तार रखा रहता है? वह धातु है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, विस्की बनाने में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। विस्की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लू आइस का। ब्लू आइस का प्रयोग किया जाता है विस्की बनाने में। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होता है? बताइए, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या होगा? CxH2O। विकल्प ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है। बताइए, अल्ट्रा लो सल्फर डीजल के रूप में जाना जाता है तो जाना जाता है CT डीजल को। नेक्स्ट, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है।
शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से रहता है, क्या रहता है वो आपको बताना है। देखिए, शहद की मक्खी के मोम में मुख्य रूप से जो है मिरीसील पोमीटेट पाया जाता है। मिरीसील पोमीटेट, मिरीसील पोमीटेट, विकल्प डी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, आरडीएक्स का रासायनिक नाम है, आरडीएस, आरडीएक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव का रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलिन होता है। ठीक है, विकल्प बी, बी में दिया है ना, साइक्लोट्राई मैथिलीन ट्राइनाइट्रामीन, तो विकल्प भी हमारा सही हो जाएगा। आगे देख बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक पूरा करने में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष के साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर की भूमिका किसने निभाया था? यह निभाया था मोहन कुमार ने, मोहन कुमार ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में। तुर्की व सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन था ऑपरेशन दोस्त। तुर्की व सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों को मदद के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए तो ऋतुराज अवस्थी हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी हैं। अगला है, मरचा चावल किस राज्य का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? मरचा चावल, मरचा चावल बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण का उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा बात करूं, मुजफ्फरपुर की शाही लीची, भागलपुर का कतरनी चावल और तसर सिल्क, जर्दालू आम, मगही पान, सजनी साड़ी है ना, सजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला मखाना आदि को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।